Good morning, everyone. Welcome back to this cancer series for NEET PG. And today and tomorrow, I'll be discussing neck cancers. And today is the part one, which is the thyroid. और आज थायराइड कैंसर से रिलेटेड सारे INICT और नीट पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके पॉइंट्स सारे डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दी थायराइड कैंसर। सबसे पहले देखेंगे बेसिक पॉइंट्स ऑफ एनाटमी एंड अदर पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखना है कि थायराइड कैंसर की एनाटमी और उसकी नर्व सप्लाई और उसकी वेनस सप्लाई और उसकी आर्टीरियल सप्लाई। तो सबसे पहले देखिए वेनस सप्लाई। फर्स्ट इज क्या है, सुपीरियर में क्या है, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन एंड देन लोअर इंफीरियर थायराइड वेन। सुपीरियर थायराइड वेन और मिडल थायराइड वेन ड्रेन करेगी इंटरनल जुगुलर वेन में और इंफीरियर थायराइड वेन ड्रेन करेगी ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। ओके, अब देखते हैं आर्टीरियल सप्लाई। सो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, inferior thyroid artery and thyroid hema artery. So there are three arteries: superior thyroid artery, inferior thyroid artery and thyroid hema artery. So superior thyroid artery and inferior thyroid artery की ब्लड सप्लाई क्या है? जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। दिस इज द PYQ, नॉट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, नॉट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो inferior thyroid artery है, it comes from the thyrocervical trunk, not from the internal carotid artery. It comes from the thyrocervical trunk, and thyroid hema artery, it comes from the arch of aorta. So these all are PYQ points of anatomy. Now come to the vagus supply. So nerve supplies through vagus, and vagus it is divided into two other branches: superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. So further superior laryngeal nerve is divided into internal laryngeal nerve and external laryngeal. तो नाम से ही क्लियर है, इंटरनल laryngeal क्या करेगी, पियर्स करेगी थायराइड के फेशिया को और सप्लाई करेगी सुप्राग्लोटिस एरिया को। इट इज द सेंसरी नर्व, इट इज दी सेंसरी नर्व और सप्लाई करेगी सुप्राग्लोटिस एरिया को। अगर इंटरनल लैरिंजियल नर्व की इंजरी होगी तो क्या होगा कि सेंसरी सप्लाई चली जाएगी। तो जो भी पेशेंट अगर खाएगा तो उसको ऐसा फील ही नहीं होगा दैट देयर इज नो सेंसरी सप्लाई, क्योंकि कोई सेंसरी सप्लाई नहीं तो उसको फील ही नहीं होगा वो कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो किसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। Now external laryngeal nerve, it supplies cricothyroid muscle which is the tensor of vocal cords, मतलब कि vocal cords को tense करके रखती है external laryngeal nerve। और उसकी जो मसल है वो क्या है, cricothyroid muscle। अगर tensor of vocal cords डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि जब पेशेंट जो कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन है, जब वो प्यूबर्टी में आता है तो क्या होता है कि जो हाई पिच्ड वॉइस जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लो पिच्ड वॉइस में। तो वो जो फंक्शन होता है वो होता है क्रीकोथायरॉइड मसल का, यानी कि स्पीच मॉड्यूलेशन का जो फंक्शन है वो होता है क्रीकोथायरॉइड मसल का। अगर क्रीकोथायरॉइड मसल फंक्शन नहीं कर पाएगी बिकॉज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व इज डैमेज, तो क्या होगा, इंजरी की वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्पीच मॉड्यूलेशन हो जाएगा। सो दीज आर दी टू इंजरी एंड दी एसोसिएटेड नर्व्स, ये ध्यान रखनी है आपको एग्जाम के लिए, एनाटॉमी में भी आएगा और ENT पार्ट के लिए भी। नाउ कमिंग टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। सो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व it supplies all muscles except क्रिकोथायरॉइड, क्योंकि क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। तो जस्ट इसको जो बैकग्राउंड में आपको नॉइज सुनाई दे रही है इसको इग्नोर करना, इट विल बी फॉर सम टाइम देयर। तो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल एंड राइट रिकरेंट लेरिंजियल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको डायग्राम दी जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की ब्रांच चाहिए। ओके, अगर राइट सबक्लेवियन आर्टरी के अराउंड टर्न होनी है वो नर्व, तो दैट इज द राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है। और अगर आर्क ऑफ अयोटा या फिर डक्टस आर्टेरियोसस या फिर डक्टस आर्टेरियोसस के अराउंड टर्न हो रही है, सो दैट इज द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, सो दैट इज द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है। नाउ कमिंग टू द लाइगेशन पार्ट। अगर जब भी हमें थायराइड की सर्जरी करनी है तो हम क्या करते हैं, आर्टरीज को लाइगेट करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमेशा इस पे आता है, PYQ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ है, हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा एनाटॉमी से रिलेटेड या फिर सर्जरी से रिलेटेड, कि दैट लाइगेट बोथ सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी क्लोज टू ग्लैंड एज नॉट इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ नर्व्स। अब आप डायग्राम में देखोगे तो दिखेगा कि जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है और जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, जब वो ग्लैंड से दूर है, जब वो ग्लैंड से दूर हैं तो दोनों पास पास में, बट लेकिन जब ग्लैंड्स के पास में है, ग्लैंड के पास में, तो दोनों दूर दूर है। सेम एज दी सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, कि जब दोनों ग्लैंड के पास है तो दूर है, बट लेकिन जब ग्लैंड से दूर है तो पास है। सो इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, मतलब ग्लैंड के पास है तो दूर है, ग्लैंड से अगर दूर है तो फिर पास है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। एंड सेम विद द इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व।
तो हमेशा बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि लाइगेशन कहाँ करना है, क्लोज टू द ग्लैंड करना है, नॉट अवे फ्रॉम द ग्लैंड, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी बिहार स्ट्रेंगल एंड जुकर कैंडल ट्यूबरकल। एग्जाम में सर्जरी सर्जरी से रिलेटेड अगर पीवाईक्यू आएगा तो इसमें पीवाईक्यू बहुत बार आ चुका है, बिहार स्ट्रेंगल और जुकर कैंडल ट्यूबरकल। सो बिहार ट्रायंगल के लिए डायग्राम बनाया हुआ है कि इंफीरियरली अगर आप देखोगे तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, और बोथ साइड्स में क्या है, एक नर्व है और एक एक आर्टरी है, सो दैट इज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। एंड कंटेंट्स में क्या है, कंटेंट्स में बेरीज लिगामेंट। सो बेरीज लिगामेंट इज नथिंग बट प्री ट्रैकियल फेशिया मॉडिफिकेशन, प्री ट्रैकियल फेशिया की मॉडिफिकेशन है बेरीज लिगामेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी पे आया था, कंटेंट ऑफ बिहार स्ट्रेंगल, सो दैट इज द बेरीज लिगामेंट, और बेरीज लिगामेंट क्या है, प्री ट्रैकियल फेशिया का मॉडिफिकेशन। जब भी हम थायराइड को मूव करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, मतलब लैरिंग्स को मूव करते हैं तो उसके साथ साथ थायराइड भी मूव करता है। क्यों करता है, ड्यू टू दी बेरीज लिगामेंट, मतलब मूवमेंट of thyroid along with trachea, ठीक है, और larynx is due to this Berry's ligament, ठीक है, is due to this Berry's ligament। और where is this Bihar strangle, this Bihar strangle is at the posterior inferior aspect of the thyroid, यानी कि थायराइड के पीछे और नीचे, posterior inferior aspect of thyroid। Now from the diagram, Berry's ligament is close to the recurrent laryngeal nerve. So injury chances of recurrent laryngeal nerve are close to the Berry's ligament. So this was the PYQ in INI कि recurrent laryngeal nerve के इंजरी के चांसेस कौन से लिगामेंट के पास है, so that is with the Berry's ligament, ठीक है, which is the content of Bihar strangle. Now what is the Zucker-Kendall tubercle and where it is located? So Zucker-Kendall tubercle is located at the posterior lateral aspect of the gland, not posterior inferior. At posterior inferior there was Bihar strangle, at posterior inferior there was Bihar strangle, not Zucker-Kendall tubercle, ठीक है। Now moving to the thyroiditis. Before cancers, first see thyroiditis, because thyroiditis is the inflammation of thyroid, and thyroid cancers are not the inflammation but they are the absolute cells which are getting enlarged, okay। Now the thyroiditis are of two types. First is fibrosing thyroiditis, or it is also called as Riedel thyroiditis, or it is also called as IgG4 thyroiditis, and second are the subacute thyroiditis। But first see the fibrosing thyroiditis। अब thyroiditis में क्या होगा कि inflammation of thyroid हो रहा है, अगर inflammation of thyroid हो रहा है तो it means thyroid function is not, thyroid gland is not functioning properly। So what will be there, there will be diffuse reduced uptake, यानी कि पूरे ग्लैंड में अपटेक तो होगा बट लेकिन कम होगा, और हर जगह कम होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी लोकलाइज्ड पार्ट पे कम होगा, जैसे कि अगर हमें दिखता है जैसे टॉक्सिक गोइटर होता है तो उसमें कहा कि पर्टिकुलर पार्ट का ही अपटेक होगा, बहुत ज्यादा होगा, इट विल बी लोकल इंक्रीज्ड अपटेक। अगर हम टॉक्सिक थायरोइडाइटिस की बात करें तो, या फिर हम टॉक्सिक हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम अपटेक से देख सकते हैं, ये गैस कर सकते हैं कि थायरोइडाइटिस है या फिर टॉक्सिक हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, लोकलाइज्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो उस केस के अंदर हमें अपटेक से आइडिया लग जाता है कि किस तरह की थायराइड की पैथोलॉजी है, ठीक है। तो थायरोइडाइटिस में क्या होगा कि देयर विल बी डिफ्यूज रिड्यूस्ड अपटेक होगा। सो नाउ कमिंग टू दी फाइब्रोजिंग रिडल्स और IgG4 thyroiditis, so there will be diffuse enlarged painless neck mass। so this is the hint in the question, मतलब एग्जाम के अंदर आपको ये हिंट मिलेगा, there is painless neck mass but it will be enlarged and diffuse। मतलब ऐसा नहीं मिलेगा आपको पेशेंट के अंदर कि किसी एक पार्ट का ही सिर्फ, जैसे लेट सपोज दिस इज द थायराइड ग्लैंड, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही सिर्फ एनलार्जमेंट है थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड विल बी टोटली एनलार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो दैट इज डिफ्यूज एनलार्ज पेनलेस नेक मास। वुडी हार्ड फाइब्रोजिंग, वुडी हार्ड होगा क्यों, क्योंकि फाइब्रोसिस होगी वो ग्लैंड के अंदर भी होगी और विसिनिटी में भी होगी। फाइब्रोसिस आल्सो इन दी ग्लैंड एंड आल्सो इन दी विसिनिटी, ठीक है। नाउ ड्यू टू द विसिनिटी फाइब्रोसिस देयर इज प्रेशर सिम्टम, दो तरह के प्रेशर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ट्रैकिया एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व मैंने आपको पहले ही बताया, इट विल सप्लाई ऑल वोकल कॉर्ड मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड के अलावा सारी मसल्स को सप्लाई करता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सो देयर विल बी होर्सनेस, देयर विल बी होर्सनेस ऑफ द वॉइस, बट अगर ट्रैकिया कोई कंप्रेस कर दिया तो देयर विल बी स्ट्राइडर, देयर विल बी डिस्निया, पेशेंट को सांस ही नहीं आएगा, स्ट्राइडर होगा, बोलने में उसको दिक्कत होगी, उसको सांस नहीं आएगा, देयर विल बी डिस्निया आल्सो, ओके। So what is the management now? So in the management, do isthmectomy. This is the isthmus. Okay, this is the isthmus. Do isthmectomy.
And in the medical treatment part, give tamoxifen and steroids as the treatment. So remember, there are only two portions in the thyroid cancer, so thyroiditis, where we will give tamoxifen. First is the fibrosing or riddles thyroiditis, where we'll be giving tamoxifen. First is the riddles or fibrosing thyroiditis, and second will be anaplastic cancer. Okay, anaplastic cancer में भी, या फिर हम thyroid lymphoma. So these are the two parts where we will be giving tamoxifen. Okay. So now coming to the subacute thyroiditis. So subacute thyroiditis are of three types. First is viral or granulomatous. Second is the postpartum, and third is the Hashimoto or lymphocytic. So this is very important. पता है क्या होता है एग्जाम में, हम ना भूल जाते हैं कि होशिमोटो वही लिम्फोसिटिक कहते हैं, और इसको हम फोर्थ आइडेंटिटी या फिर हम फोर्थ एंटिटी की तरह हम इसको मान लेते हैं लिम्फोसिटिक को, और इसको हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, बट लिम्फोसिटिक एंड होशिमोटो आर द सेम। ठीक है, एग्जाम में चाहे लिम्फोसिटिक दिया हो चाहे होशिमोटो दिया हो, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ इन ऑल दिस थायरोडाइटिस, अगर थायरोडाइटिस है तो सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द फॉलिकल्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ फॉलिकल्स होगा, और फॉलिकल्स क्या होंगी, रप्चर होंगी। जब फॉलिकल्स रप्चर होंगी तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड के अंदर, वो एकदम से बर्स्ट और आउटफ्लो हो जाएगा वहां से। ठीक है, एकदम से आउटफ्लो हो जाएगा, सो दैट विल बी शॉर्ट टॉक्सिक फेज। फिर उसके बाद क्या होगा, जब सारा का सारा थायरोक्सिन निकल गया, उसके बाद क्या होगा, अब स्लोली स्लोली धीरे से जो थायरोक्सिन है वो उसमें डिप आएगा उसके सीरम लेवल्स में, सो दैट विल बी हाइपोथायरॉइड फेज, एंड देन अगेन देयर विल बी रिकवरी फेज। सो दिस ग्राफ इज कॉमन, इट इज कॉमन इन ऑल थ्री थायरोडाइटिस, it is common in all three thyroiditis. Okay, नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट, दैट इज द डिक्वेरवेन वायरल और ग्रेनुलोमेटस। अब अगर वायरल है तो इसका मतलब क्या है, इट विल बी एसोसिएटेड विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन दिस देयर विल बी ईएसआर पॉजिटिव, और या फिर ईएसआर इसमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड इट इज ग्रेनुलोमेटस, सो इट विल बी पेनफुल, एंड देयर इज HLA B35 पॉजिटिविटी। सो दीज ऑल आर PYQs। आपको ये ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में दिया हुआ है आपको कि देयर इज शॉर्ट टॉक्सिक फेज या फिर हाइपोथायरॉइड फेज आया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन का आपको हिस्ट्री दे रखा है, ईएसआर रेज दे रखा है, पेनफुल दे रखा है, पेनलेस नहीं। पेनलेस आएगा तो रिडल्स की तरफ आप जाएंगे, रिडल्स थायरोडाइटिस, बट अगर पेनफुल है तो उस केस में आप जाएंगे वायरल की तरफ। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी पोस्टपार्टम। सो पोस्टपार्टम इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून इन दिस एंटी टीपीओ, यानी कि थायरोपेरोक्सिडेज जो एंजाइम है, एंड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी में जाओगे तो आपको वहां पर पता लगेगा कि थायरोपेरोक्सिडेज क्या क्या फंक्शन करता है। इट इज द डुअल एंजाइम, दो एंजाइम का एक ही काम करता है ये। ओके, नाउ इट इन दिस दी 10% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स विल सफर, मतलब 10, अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो 10% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स विल सफर फ्रॉम दिस, एंड इट इज 2 to वेट 2 to 12 months postpartum. It is 2 to 12 months postpartum, and there is 10 times risk of Hashimoto thyroiditis. So this is very important point. एग्जाम में INI के अंदर आपको 4-5 स्टेटमेंट्स होंगी और आपको चूज करनी होंगी, तो आपको इन्हीं स्टेटमेंट से आपको वहां पर स्टेटमेंट्स मिलेंगी कि 10% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल सफर और नॉट, 90% आपको दिए, 70%। आपको परसेंटेज ध्यान रखनी है, टाइम पीरियड ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको रिस्क की परसेंटेज ध्यान की। इट इज द 10 टाइम्स इंक्रीज रिस्क ऑफ Hashimoto thyroiditis. Okay, now coming to the Hashimoto or lymphocytic thyroiditis. Hashimoto or lymphocytic. So it is most common autoimmune. It is most common autoimmune. DR3 and B8 positive. It is not HLA B35. It is HLA DR3 and B8. HLA B35 was here in the viral or granulomatous thyroiditis. It is also associated with Down syndrome and Turner syndrome. Okay, it is associated with Down syndrome and Turner syndrome. क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये ध्यान रखना। डाउन एंड टर्नर, डाउन एंड टर्नर के साथ एसोसिएटेड है, डाउन एंड टर्नर के साथ एसोसिएटेड है होशिमोटो, एंड इट इज एसोसिएटेड विद हर्थल सेल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, हर्थल सेल के साथ आपको दो चीजें मिलेंगी, थायराइड लिम्फोमा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हर्थल के सेल के साथ आपको दो चीजें मिलेंगी, वन इज थायराइड लिम्फोमा, okay, and other is Hashimoto, this was PYQ in INI, Hashimoto thyroiditis एंड थायराइड लिम्फोमा के साथ आपको मिलेगा हर्थल सेल, और इसके अंदर सभी ऑटो एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, TSH रिसेप्टर, TPO रिसेप्टर एंड थायरोग्लोबिन।
the all auto antibodies will be present and treatment is thyroxine replacement. मतलब आपको पेशेंट को थायरोक्सिन देना है and nothing else. Now this is a slide of Hashimoto thyroiditis. This is Hashimoto thyroiditis. Okay, so you can see that here is lymphoid follicle. You can see that here is lymphoid follicle. This all, and there are Hurthal cells, and these are Hurthal cells. Okay, so टू फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी. एक तो हर्थल सेल मिलेगा पेरिफेरी में. ओके, so these all are Hurthal cells. Okay, these all are Hurthal cells, and this whole is lymphoid follicle with the germinal center. This is germinal center. Okay, now this is the neat and clean histology diagram. So you can see follicles lined by Hurthal cell and also in sheets. So these are Hurthal cells. ठीक है, follicles are atrophied and show no colloid. यहाँ पर कोई colloid नहीं है. These are atrophied follicles because it is thyroiditis inflammation. Okay, so there is the destruction of follicles also, destruction of colloid. Now this is the lymphoid follicles with germinal center formation. So this whole is the lymphoid follicle and it is the germinal center. Okay. Now come to the cancer parts. बट उससे पहले सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सभी थायराइड कैंसर्स के अंदर इन ऑल थायराइड कैंसर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज FNAC एक्सेप्ट फॉलिकुलर. सभी के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा? FNAC रहेगा. क्यों फॉलिकुलर के अंदर FNAC नहीं रहेगा? क्योंकि फॉलिकुलर के अंदर FNAC करने के बाद भी हमें पता नहीं चलता वेदर इट इज कैंसर और वेदर इट इज एन एडिनोमा. तो आगे बात करेंगे इसके बारे में. बट उससे पहले FNAC एडिक्वेसी क्राइटेरिया क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, INI में भी और नीट PG में भी. सो फर्स्ट क्राइटेरिया 6 ग्रुप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आपको लेने हैं और एक ग्रुप के अंदर 10 to 15 सेल्स रहेंगे इन ईच ग्रुप. ओके, वन ग्रुप containing 10 to 15 cells and there will be 6 groups in total. ठीक है, so this is the FNAC criteria. याद रख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है नीट PG के लिए भी और INI के लिए भी. सो स्टेजिंग बहुत सिंपल है इसकी. ठीक है, 2 से शुरू कर रहे हैं, 2 से 4, 4 से ज्यादा. बट 4 से ज्यादा जब होगा तो दैट इज स्टेज 3 एंड सॉरी ट्यूमर स्टेज 3 एंड ओनली स्ट्रैप मसल्स विल बी इन्वॉल्व. ठीक है, और T4 के अंदर अगेन वही T4A, T4B, T4A वो वाले सारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो कि रिसेक्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे. बट फेशिया, आर्टरी एंड वेसल्स दीज आर नॉट रिसेक्टेबल स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर नॉन रिसेक्टेबल स्ट्रक्चर्स, वो रहेंगे 4B में. इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट अगर आप याद करना चाहते हो तो बी याद करना बहुत सिंपल है. 2 से 4, 4 से ज्यादा सिर्फ स्ट्रैप मसल्स. 4A, 4B उसके अंदर रिसेक्टेबल स्ट्रक्चर, उसके अंदर नॉन रिसेक्टेबल स्ट्रक्चर्स. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट prognostic factor for thyroid cancer is age. very important PYQ. ठीक है, lymph node नहीं है, stage नहीं है, क्या है? एज. मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर थायराइड कैंसर इज एज. अगर कोई पेशेंट 55 ईयर से बिलो है तो दैट इज द गुड प्रोग्नोसिस. अगर कोई पेशेंट 55 ईयर से ज्यादा है सो दैट इज द बैड प्रोग्नोसिस. ओके, नाउ कम टू द मेटास्टेटिक निमोनिक्स. आपको एग्जाम में क्या होगा? पिछली बार नीट INI के 2025 में दिया हुआ था कि थायराइड लिम्फोमा दिया हुआ था और बोनी मेट्स दिए हुए थे. तो आपको उसमें याद रखना है कि बोनी मेट्स की लोकेशन क्या और उसमें कैंसर कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है. सो मैंने निमोनिक कुछ बनाए हुए हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट इज पापा लुंगी पहनते हैं. सो लुंगी से लंग्स एंड पी से आएगा पेपिलरी थायराइड कैंसर एंड एनाप्लास्टिक कैंसर. दोनों में पी आता है एंड पापा एंड पहनते में दोनों में पी आ रहा है, लुंगी में लंग्स आ रहा है. ओके, एंड सेकंड इज लिव लाइक मैड, मतलब पागलों की तरह जीना है. सो लिव लाइक मैड में LL आ रहा है, दैट इज द लिवर, एंड मैड में आ रहा है MTC. ओके, एंड थर्ड इज द फ्रैक्चर इन बोन्स. सो बोन्स फॉर बोन्स एंड फ्रैक्चर फॉर FTC, F फॉर FTC. ओके, नाउ दिस आर द निमोनिक्स. आप इनको याद रख लेना, बहुत इजी है. नाउ कम टू दी फर्स्ट, दैट इज दी MTC, मेडुलरी थायराइड कैंसर. मैंने सिर्फ यहाँ पर PYQ पॉइंट्स लिखने हैं. अगेन बता रहा हूँ, सारे PYQ पॉइंट्स है. एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है CMS के एग्जाम के लिए भी, नीट PG के लिए भी और INI के लिए भी. Now coming to the MTC, medullary thyroid carcinoma. So it is the cancer of the parafollicular cells which release calcitonin. So calcitonin is the first marker. Okay, अगर calcitonin की वैल्यू 200 पिकोग्राम पर ml से ज्यादा होगी तो आपको क्या करना है? प्रोफाइलेक्टिक नेक डायसेक्शन करना है. दिस इज दी अगेन डायरेक्ट PYQ. ओके, अगर
कैल्सिटोनिन की वैल्यू 200 पिकोग्राम से ज्यादा है तो आपको उस केस के अंदर प्रोफाइलेक्टिक नेक डायसेक्शन करना है, ठीक है। और अगर आपको नेक डायसेक्शन की वीडियो ढंग से देखनी है, क्या क्या नेक डायसेक्शन होते हैं सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए, आप वहां जाके आराम से देख सकते हो। नाउ कमिंग टू दी amyloid rich stroma is the histology part, ठीक है। हिस्टोलॉजी पार्ट इज द amyloid rich stroma, दिस इज ऑल amyloid rich stroma, okay, this is all amyloid rich stroma, okay. Now it is the only cancer where male and female is 1:1, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, सारे पीवाई के पॉइंट्स हैं, आपको हर एक चीज ध्यान रखनी है। अदर मार्कर इज क्रोमोग्रानिन लिम्फ नोड, सभी के अंदर लेवल 6 रहेंगी, क्यों? क्योंकि ऑल थायराइड कैंसर्स के अंदर लिम्फ नोड जो होगी वो लेवल 6 रहेगी। हिमेटोजिनस लीवर है, लिव लाइक मैट डिमोनिक है, बता चुका हूँ आपको। अब ट्रीटमेंट में सिर्फ एमटीसी ऐसा कैंसर है जिसके अंदर आपको वन स्टेप अहेड चलना है, ठीक है। इसकी सर्जरी में आपको वन स्टेप अहेड चलना है, रिमूव द पार्ट वन स्टेप अहेड। जैसे कि अगर थायराइड इन्वॉल्व है तो उस केस के अंदर आपको टोटल थायराइडेक्टमी करनी है प्लस सेंट्रल नेक डायसेक्शन, दैट इज द लेवल 6। बट अगर थायराइड इन्वॉल्व है और लेवल 6 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो उसके अंदर आपको ये तो करना ही है, टीटी भी करना है प्लस सीएनडी भी करना है प्लस एमआरएनडी भी करना है, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन। अगेन अगर आपको सारे नेक डायसेक्शन की वीडियो देखनी है तो आप प्रीवियस कैंसर की वीडियो में जाइए, वहां पर आपको आराम से सारे उनकी नेक डायसेक्शन लिम्फ नोड सब मिल जाएंगे। आई एम नॉट डिस्कसिंग देम हियर अगेन एंड अगेन। तो अब इस केस के अंदर ना तो आपको I2 स्कैन करना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एमटीसी का, आपको हिस्टोलॉजी स्लाइड दी हुई है और आपसे उसका मैनेजमेंट पूछ रहे हैं I2 स्कैन कर सकते हैं, रेडियो आयोडीन एब्लेशन कर सकते हैं, सो नो, ना तो इसमें I2 स्कैन करना है आपको, ना ही आपको रेडियो आयोडीन एब्लेशन करना है। आपको क्या करना है, अगर थायराइड की इन्वॉल्वमेंट दे रखी है तो डायरेक्ट टीटी करना है प्लस सीएनडी करना है, और अगर लेवल 6 भी इन्वॉल्व दे रखी है तो आपको एमआरएनडी करना है, वन स्टेप अहेड आपको चलना है। नाउ अगर मेटास्टेसिस दे रखा है आपको, यानी कि लीवर की इन्वॉल्वमेंट दे रही है, तो आपको टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर देने हैं, दैट इज दी वोंडी एंड कैबेज। इसके आगे टीनिब लग जाएगा, ठीक है, इसके आगे टीनिब लग जाएगा। सो कैबोज एंड दी वोंडी, इनको आप ना भी याद रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या करना है आपको, अगर कोई भी पेशेंट आपको एमटीसी का दे रखा है तो उससे पहले आपको MEN2 सिंड्रोम से एसोसिएशन जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपरपैराथायराइडिज्म यानी कि पैराथायराइड एडिनोमा को रूल आउट करना है एग्जाम में। आपको एग्जाम में क्लिनिकल फीचर्स ये देने कि फियो के तो सिम्टम्स नहीं है या फिर पैराथायराइड एडिनोमा के सिम्टम्स तो नहीं है, बट अगर फियो के सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं उस केस में, जैसे कि हेडेक, हाइपरटेंशन और सारे नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन की ज्यादा नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन के सिम्टम्स चल रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको पहले फियो का ट्रीटमेंट करना है पहले, ओके। सो डू ट्रीटमेंट ऑफ फियो फर्स्ट, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now moving forward and discussing PTC, papillary thyroid cancer. Again, it is the most common overall. It is the most common overall. Best prognosis मिलेगा। एंड और हिस्टो की स्लाइड्स में क्या मिलेगा, इसकी क्लासिक हिस्टोलॉजी की स्लाइड मिलेगी जिसमें कि समोआ बॉडीज होंगी बहुत सारी, दिस इज द समोआ बॉडीज, ओके। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, समोआ bodies are nothing but dystrophic calcification, okay, dystrophic calcification. They have orphan NEI nuclei and there is nuclear grooving, okay, so this is the nuclear grooving and these are the orphan NEI nuclei, okay, this is the orphan NEI nuclei and this is the nuclear grooving, okay. Now it is the most common in I2 sufficient areas। इसको कैसे याद रखना है, PTC, ठीक है, PR है, P फॉर पूर्ति, P फॉर पूर्ति, पूर्ति यानी कि सफिशिएंट, यानी कि सफिशिएंट है, सो इट इज इन दी I2 sufficient areas and it is associated with the radiation exposure, PR इंटरवल करते हैं ना, P के बाद R आता है, ठीक है, अल्फाबेटिकली भी। सो PR यानी कि रेडिएशन एक्सपोजर एंड फीमेल्स अगेन मोर देन मेल्स, दैट इज 3:1 ओनली इन MTC देयर वाज मेल रेशो फीमेल वाज 1:1, बाकी सभी कैंसर्स में फीमेल में हमेशा ज्यादा रहेगा more than males, okay, so it is associated with also long standing thyroglosal cyst, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग स्टैंडिंग थायरोग्लोसल सिस्ट। अब इसको कैसे याद रखोगे, थायरोग्लोसल में क्या है, TG and C, थायरोग्लोसल सिस्ट, TGC and P, ओके, PTGC, ठीक है, PTGC कैसे रखो, प्रीति जिंटा, ठीक है, प्रीति जिंटा निमोनिक याद रख लो, PTGC। सो लॉन्ग स्टैंडिंग P से आ जाएगा PTC, T से आएगा थायरो, G से आएगा ग्लोसल, एच सी से आएगा सिस्ट, सो PTGC, ओके। नाउ इट इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब एक्यूट थायराइडिस। सारे जितने भी ये पॉइंट्स में लिख रहा हूँ सारे पीवाईक्यूज में आज आ चुके हैं पहले।
एग्जाम में आपको क्लिनिकल फीचर्स, आपको ये सारे सिनेरियोज में से कोई एक, यानी कि आपको ये दिया जा सकता है कि रेडिएशन एक्सपोजर आई टू सफिशिएंट एरिया था, ठीक है। जैसे आई टू सफिशिएंट एरिया का क्या मतलब हुआ, जैसे कि जो हमारे प्लेनी एरियाज हैं, ठीक है, हिली एरियाज नहीं, जो हमारे प्लेन एरियाज हैं। या फिर आपको दिया जा सकता है थायरोग्लोसल सिस्ट है पेशेंट को, या फिर आपको दिया जा सकता है कि पेशेंट को सब एक्यूट थायरोइडाइटिस की हिस्ट्री है फैमिली में, या फिर पेशेंट ओबीज है। सो सारे पॉइंट्स ध्यान रखने ताकि आप डायग्नोसिस तक पहुंच पाओ, ठीक है। डायरेक्ट आपको डायग्नोसिस नहीं बताएंगे, मतलब बताएंगे वो आपको हिंट्स के थ्रू आपको डायग्नोसिस से पहुंचना एग्जाम में। So these all are genes BRAF, GDNF, and RED-PT. So these are not so much important, but still you can, if you can remember, then it will be very good. BRAF, GDNF, and RED-PTC. Level 6 lymph nodes again, hemat, lungs, pneumonic मैं आपको पहले बता चुका हूँ. Now coming to the treatment part. So मैंने अभी तक आपको क्या बताया, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ. So first is most common in I2 sufficient areas, पूर्ति, pneumonia इसका पूर्ति यानी कि sufficient radiation exposure, PR interval, female more than male, लॉन्ग स्टैंडिंग थायरोग्लोसल सिस्ट, प्रीति जिंटा निमोनिया, पीटी यानी कि पेपिलरी थायराइड कैंसर, जी से थायरोग्लोसल सिस्ट, टीजी से, और सी से सिस्ट, ओबेसिटी रहेगी, ठीक है, पेशेंट के अंदर, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब एक्यूट थायरोइडाइटिस। नाउ कमिंग टू दी सर्जरी पार्ट। अगर पेशेंट में सिर्फ ये दिया हुआ है कि रेडिएशन एक्सपोजर प्रेजेंट है, ठीक है, और वो सिम्टम्स शो कर रहा है पीटीसी के, तो आपको टीटी करनी है, टोटल थायरोइडेक्टमी। सिर्फ एमटीसी के अंदर आपको वन स्टेप अहेड चलना था, एमटीसी के अंदर आपको वन स्टेप अहेड चलना था, यहाँ पर वन स्टेप अहेड नहीं चलना है, ठीक है। यहाँ पर नो वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड नहीं चलना है, जो कैंसर दे रखा है सिर्फ उसको ही रिमूव करना है, ओके। नाउ अब रेडिएशन एक्सपोजर है तो टीटी करना है आपको, बट अगर ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि नो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है, कोई मेट्स नहीं है, टी वन स्टेज है, यूनिफोकल यानी कि सिंगल फोकस के अंदर है, अगर एज पेशेंट की लेस देन 40-45 है तो उसके इसके अंदर हेमीथायरॉयडेक्टमी करनी है, ठीक है, ओनली हेमीथायरॉयडेक्टमी करनी है। बट अगर इनके अलावा कुछ भी है, यानी कि T2 स्टेज है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, ठीक है, मेट्स हो रखा है पेशेंट को, या मल्टीफोकल है, या फिर एज ज्यादा है उसकी, तो सभी केसेस के अंदर आपको अगर थायराइड इन्वॉल्व है तो टीटी करना है, लेवल 6 इन्वॉल्व है तो टीटी के साथ सेंट्रल नेक डायसेक्शन करना है, बिकॉज सेंट्रल नेक इज लेवल 6, ओके। अगर अदर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है तो उसके इसमें टीटी प्लस सीएनडी प्लस एमआरएनडी, ये सभी करना है, ठीक है, तीनों चीजें करनी है। सो बहुत सिंपल है सर्जिकल पार्ट। एमटीसी में क्या एक स्टेप हेड चलना है, और पीटीसी में क्या वहीं पे रहना है, और बाकी सारी चीजों को रिमूव करते चलना है जो जो इन्वॉल्व है। नाउ अब पेशेंट की आपने सर्जरी कर दी, अब हमें ये देखना है कि कोई रेजिडुअल डिसीज तो नहीं बची। अब सर्जन ये देखना चाहते हैं कि रेजिडुअल डिसीज तो नहीं बची, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि I2 स्कैन करेगा। ऑब्वियसली अगर रेजिडुअल डिसीज होगी, अगर कैंसर होगा, अगर कैंसर होगा तो क्या करेगा, अपटेक कर लेगा, अपटेक कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, क्राइटेरिया क्या, कंडीशन क्या है उसके लिए कि टीएसएच जो होना चाहिए वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जो होगा वो थायराइड ग्लैंड होगा वो एक्टिव, थायराइड ग्लैंड जो होगा वो एक्टिवली अपटेक करेगा, थायराइड ग्लैंड एक्टिवली अपटेक करेगा, ठीक है। बट अब हमने देख लिया कि आयोडीन स्कैन किया, उसके बाद टीएसएच की वैल्यू 20 से आती है, बट अब हमने देखा कि रेजिडुअल डिसीज प्रेजेंट है। अगर रेजिडुअल डिसीज प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या करेंगे, रेडियो आयोडीन एब्लेशन कर देंगे, ठीक है, आयोडीन 131 से रेडियो आयोडीन एब्लेशन कर देंगे। बट अगर रेजिडुअल डिसीज एब्सेंट है तो उसके इसके अंदर हम क्या करेंगे, टीएसएच सप्लीमेंटेशन देंगे पेशेंट को, और फिर उसके बाद फॉलो अप करेंगे थायरोग्लोबिन से, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मार्कर, this is the marker of residual disease, this is the marker of residual disease, this is the PYQ कि थायरोग्लोबिन इज द मार्कर ऑफ रेजिडुअल डिसीज। अगर दो से ज्यादा थायरोग्लोबिन मिलता है सो दैट इज मींस रेजिडुअल डिसीज इज प्रेजेंट, ठीक है। सो अगेन दिस वर द पोस्ट सर्जिकल पॉइंट्स टू चेक द रेजिडुअल डिसीज वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एफटीसी, follicular thyroid carcinoma. So FTC, it is the second most common overall. First most common was papillary PTC. Okay. Again, female more than male, ratio is 2.5 to 1. It is most common in I2 deficient. Okay. It is most common in I2 deficient. I2 sufficient में कौन सा था, PTC पूर्ति, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डेफिशिएंट यानी कि FTC. ओके, आप इसको कैसे भी याद, ऐसे याद रख सकते हो, FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं ना बैंक्स के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, सो दैट इज इन द मोस्ट कॉमन इन I2 डेफिशिएंट एरिया। F से FTC, D से डेफिसिट। लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टी नोड्यूलर गोइटर, ठीक है, थायरोग्लोसल सिस्ट थी तो वहां पर था PTC, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टी नोड्यूलर गोइटर यानी कि MG, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फॉलिकुलर थायराइड ग्लैंड। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे MGF मॉल से, ठीक है, MGF मॉल, MGF मॉल इन गुड़गांव, MGF मॉल इन गुड़गांव यानी कि MG से आएगा मल्टी नोडुलर गोइटर और F से आएगा फॉलिकुलर।
नाउ मेट्स बोन्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट आपको रिमेंबर क्या रखना है कि दैट इज देयर आर पल्सटाइल बोनी मेट्स, नॉन पल्सटाइल नहीं है, नॉन पल्सटाइल नहीं है, पल्सटाइल बोनी मेट्स है। सो दिस वाज द पीवाईक्यू इन आईएनआई, ठीक है, दिस वाज द पीवाईक्यू इन आईएनआई। नाउ लिम्फ नोड्स अगेन लेवल 6 होगी, कैप्सुलर प्लस वेस्कुलर इन्वेजन यहाँ पे रहेगा। अब दिस वाज द पीवाईक्यू इन नीट पीजी। लिंड, व्हाट इज लिंडसे ट्यूमर? इट इज द फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी। इट इज, इसको उल्टा मत कर देना, इट इज नॉट पेपिलरी वेरिएंट, इट इज नॉट पेपिलरी वेरिएंट ऑफ फॉलिकुलर, इट इज द फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी, इट इज द फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी। ओके, कैसे याद रखोगे? फूल प्यारे हैं, ओके, फूल प्यारे हैं, तो फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी, पहले फूल आएगा बाद में प्यारे आएंगे, ठीक है। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रखनी है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें कुछ नहीं है, एफएनएसी नहीं करनी है इसमें, डायरेक्टली आपको गो डायरेक्टली फॉर हेमीथायरॉयडेक्टमी, गो डायरेक्टली फॉर हेमीथायरॉयडेक्टमी करनी है। अगर कैंसर आता है तो उस केस के अंदर सर्जरी क्राइटेरिया सेम रहेगा पीटीसी का, जो हमने देखा था कि अगर रेडिएशन एक्सपोजर है पेशेंट को, या फिर अगर पेशेंट को रेस्ट ऑल जितनी भी कंडीशंस थी, या फिर जो हमने 6 क्राइटेरियाज देखे थे, ठीक है, उसके हिसाब से हमें सर्जरी करनी है। बट अगर एडिनोमा आता है तो हमें कोई सर्जरी नहीं करनी, पेशेंट को एज इट इज लीव कर देना है। ओके, नाउ कमिंग टू दी एनाप्लास्टिक। सो एनाप्लास्टिक, it is the worst prognosis as it is the most aggressive. This is the PYQ. Worst prognosis किस ट्यूमर का है और मोस्ट एग्रेसिव कौन से? सो दैट आर बोथ द सेम, एनाप्लास्टिक। अब जो एनाप्लास्टिक ट्यूमर है, जब वो इन्वेड करता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, तो उसकी वजह से क्या होगी? हॉर्सनेस होगी, ठीक है। सो यू नो दिस अगेन, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो होती है वो सारी मसल्स को सप्लाई करती है, सारी मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल। ओके, अगेन फीमेल इज मोर देन मेल 1:5:1, और इसके अंदर सभी केसेस के अंदर इन ऑल केसेस ऑफ एनाप्लास्टिक टीटी प्लस सीएनडी प्लस एमआरएनडी, यानी कि सब कुछ रिमूव कर देना है इस केस के अंदर। ना तो हेमी का कोई रोल है, ना ही आई2 स्कैन का कोई रोल है, ना ही रेडियो आयोडीन एब्लेशन का। एमटीसी के अंदर आई2 और रेडियो आयोडीन एब्लेशन ये दोनों ही नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हेमी भी नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हेमी का भी कोई रोल नहीं है। एज सेल्स लूज द एबिलिटी टू टेक आई2, तो इसलिए यहाँ पे रेडियो आयोडीन एब्लेशन आई2 स्कैन का भी कोई रोल नहीं है। नाउ अगेन जीन्स P53 mRNA बीटा कैटेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। P53 mRNA एंड बीटा कैटेनिन, तो इसको याद रख लेना। वेरी हार्ट स्वेलिंग, तो फाइब्रोसिंग जो थायरोइडाइटिस थी, रिडल थायरोइडाइटिस, उसके अंदर भी हार्ट स्वेलिंग, सो दिस इज द डीडी ऑफ रिडल थायरोइडाइटिस। और वेरी हार्ट स्वेलिंग के डीडी क्या क्या हो सकते हैं? एनाप्लास्टिक हो सकता है या फिर रिडल थायरोइडाइटिस हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज थायराइड लिम्फोमा। थायराइड लिम्फोमा इट इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग स्टैंडिंग होशिमोटो। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग थायरोग्लोसल सिस्ट के साथ क्या था? लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीनोडुलर गोइटर के साथ क्या था? लॉन्ग स्टैंडिंग होशिमोटो के साथ क्या था? तो इन तीनों के आंसर्स क्या रहेंगे? इसके साथ क्या रहेगा? पेपिलरी। प्रीति जिंटा निमोनिक था, इसका पीटीजी। और मल्टीनोडुलर गोइटर का निमोनिक था एमजीएफ मोल, सो दैट इज द फॉलिकुलर। ओके, होशिमोटो के साथ क्या एसोसिएटेड है? थायराइड लिम्फोमा, टीएलएच, ठीक है। क्यों? होशिमोटो के साथ हमने पहले पढ़ा था हर्थल सेल्स होते हैं, और थायराइड लिम्फोमा हर्थल सेल्स जो होते हैं, हर्थल सेल्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं होशिमोटो के साथ भी और थायराइड लिम्फोमा के। सो दिस देयर इज द कनेक्शन बिटवीन थायराइड लिम्फोमा एंड होशिमोटो ड्यू टू द हर्थल सेल। सो इट इज द नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा। ओके, नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमास के सीडी मार्कर्स की अगर आपको वीडियो देखनी है, सीडी मार्कर्स कैसे याद रखने हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ओके, सो डायग्नोसिस इज थ्रू दी ट्रू कट बायोप्सी, एफएनएसी नहीं है यहाँ पे, नॉट दी एफएनएसी, इट इज थ्रू दी ट्रू कट बायोप्सी। दिस वाज द पीवाईक्यू। Now the treatment, that is the R-CHOP regime, rituximab, cyclophosphamide, hydroxydonorubicin, oncovin and prednisone. So R-CHOP आपको याद रखना है एग्जाम में। Okay, so this was all about the medullary cancers and medullary cancer, papillary cancer, follicular cancer, thyroid lymphoma, anaplastic cancer, and all about the thyroid cancers. So in the next video, I'll be covering all the parathyroid cancer, parathyroid adenoma, and other points about the parathyroid cancers. So okay, till then, see you tomorrow, and bye bye. Take care and all the best for NICT exam on 9th November, and keep working hard. You will get your dream branch again.